अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, एक नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए, नेक ख्वाहिशात है, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं और यकीनन जो टॉपिक्स होते हैं वो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम हेल्थ पे भी बात करते हैं, हम बिज़नेस पे भी बात करते हैं, हम उन चमकते धमकते सितारों को भी आपके सामने लेकर आते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाता है। जब अच्छी अच्छी चीज़ों की बात होती है तो वो बात जो कि हम अच्छी बात जो कि हम डेली बेसिस पर आपके साथ शेयर करते हैं वो करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जनाब आज की अच्छी बात है कि किसी को पसंदीदा बना लेना ना आला ज़र्फ़ी है। अब ज़रा गौर करना आपने जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ, और किसी का पसंदीदा बन जाना है, ये खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो वो सोना है, और आला ज़र्फ़ अगर मुनाफिक ना हो तो वो हीरा है। अब ये देखिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर करें, लाइक हम छोटी सी बात पे तकब्बुर करना शुरू कर देते हैं, छोटी सी चीज़ के लिए हम मुनाफिक हो जाते हैं। तो ये दुनियावी चीज़ों के लिए अपने दिल में तकब्बुर पैदा करना, अपनी पर्सनालिटी को मुनाफ़कत में लेकर आना, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं चलती फिर इस तरह से पैसे। एग्जैक्टली। तो फिर आज के शो में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। एंड विदाउट अ डाउट हमारा टिकट हमने कटा लिया है फाइनल का। बेहतरीन बॉलिंग कराई है, फील्डिंग में जान लड़ाई है, बैटिंग में भी कीवीज को धूल चटाई है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने दी आउट क्लास परफॉर्मेंस, कीवीज को 7 विकेटों से शिकस्त दी और वो रिवायत बरकरार रखी। अब तो हम 4-0 हो गए इन द वर्ल्ड कप्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। फाइनल का टिकट हमने कटवा लिया है। शो में आज इस पर ज़रा तफसील से और मोहब्बत से, प्यार से और खुशी से बात करेंगे। पड़ोस से उठने वाले धुएं का भी जिक्र करेंगे। बड़ी मीम्स कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर कि विराट कोहली और दीगर जो है ना इंडियन क्रिकेटर्स, उनके हैरान होने वाली मीम्स थी कि लाइक वो बड़े हैरान हो रहे थे कि भाई ये किया क्या है शाहीनों ने। तो भाई शाहीनों ने वो कर दिया जो कि कोई किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और हमेशा पाकिस्तानी टीम काम ऐसा ही करती है कि यहाँ पे लगता है कि अब हम गिर गए लेकिन वो वहीं से उठती है। अच्छा, यही चीज़ अगर किसी और टीम के साथ हुई होती तो वो टूट के बिखर चुकी होती। मैं रेफरेंस दूंगा, लास्ट टाइम जब इंडिया हारा था तो उसके बाद तो वो बेचारा आगे भी नहीं बढ़ पाया था, लेकिन वहाँ के लोग, इनफैक्ट उनके बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेस्टफुल और बहुत ही जिसको ग्रेसलेस कमेंट्स कर रहे हैं। इस पर हम आगे चल के ज़रा बात करेंगे। देखिए स्पोर्ट्स की खूबसूरती ही यही होती है कि देखिए आप कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, किसी की कामयाबी, किसी की नाकामी, मैं समझ रहा हूँ, कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कुदरत का निज़ाम है। अच्छा, ये कुदरत का तो निज़ाम, लेकिन खेल की खूबसूरती ये है। और जैसे कल पाकिस्तानी टीम ने खेला ना, उनकी बैटिंग, फील्डिंग, मैनेजमेंट, उनकी प्लानिंग मुझे तो बड़ी परफेक्ट सी लगी। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, हम इस पर बात करेंगे। अब चूंकि आगे आने वाले वक्त में एक बड़ा मैच, मेरा तो दिल कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। सो लेट्स सी कि आज इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है जीता कौन है और किसका मुकाबला हमारे शाहीनों से होता है। अच्छा जी, दयारे गैर में किया पाकिस्तान का नाम रोशन, और प्रोग्राम में आज ऐसी खवातीन से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने मास रेसलिंग मुकाबलों में मेडल अपने नाम किया है। अब ये खातून है और इन्होंने किस तरह से ये चैलेंज जीता है, और जाहिर सी बात है फैसल उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी क्योंकि बीइंग अ फीमेल आपको बहुत सारी चीज़ों का वैसे बड़ा सामना करना पड़ता है। मैं इस स्टीरियोटाइप के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ अब कि जब हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं खवातीन के लिए, तो हम वही तो इनसे जानेंगे और ताकि उन चीज़ों को भी हम बालाए ताक रखते हुए आगे बढ़े और मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम की बात करें जो कि सर्द हो चुका है। चित्राल में तो वक्फे से बारिश और कराची में भी बर्फबारी हो रही है। कराची बेवफा है, कभी होती है कभी नहीं होती है, समझ में आती है कि नहीं सर्दी। तो फिर कई इलाके बर्फ से ढक गए हैं, कराची नहीं चित्राल के। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी रूई के गाले बरस रहे हैं और दीर में बर्फबारी के बाद नज़ारे जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। एबटाबाद की जाए तो यहाँ पे मूसलाधार बारिश है और ठंड में जी इजाफा हो गया। सब फैसल बता रहे हैं, उनका दिल ललचा रहा है कि वो भी वहाँ जाएं और वहाँ के जाके नज़ारे देखें, लेकिन मेरी बात सुने, छुट्टियाँ आपको नहीं मिलने वाली है अभी। हम अभी आपको कहीं नहीं देखें, ये ललचाएगा तो वो जो एक बार भी नहीं गया। हाँ नहीं, जैसे मैं ना, लेकिन मतलब मैं तो देख के खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे वैसे डर लगता है। अच्छा, ये तो देखें अंगूर खट्टे वाली बात, अंगूर खट्टे। नहीं भाई, हम कराची की सर्दी से बहुत खुश है, हम यहीं की सर्दी को एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा जी, अल्लाह से मोहब्बत का अनोखा अंदाज प्रोग्राम में ऐसी खातून से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अल्लाह पाक के 99 नामों पर
हमद लिखी है, कितना माशाल्लाह से खूबसूरत काम इन्होंने किया है। ये वो चीज़ है जो कि आई थिंक हमें 1 साल की एज से अपने बच्चों को जितना हम सिखाएंगे और जितनी ये हम सुनवाएंगे फैसल, उनके लिए आसान होंगे वो 99 नाम याद करना। और सिर्फ यही नहीं, शो में आज फ़न ख़त्ताती की नुमाइश पर आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। नुमाइश में बासलाहियत ख़त्तातों ने इस्लामी आर्ट को खूबसूरत अंदाज में पेश किया और भी बहुत कुछ है आज शो में। लेकिन सबसे जो सबसे अहम, फैसल का जो सबसे, अरे फैसल क्या पूरे पाकिस्तान का हो चुका है, क्योंकि अब हम मैच जीत गए। अगर खुदा ना खास्ता मैच ना जीते ना तो यही कहते हैं कि हाँ जी शाहीनों ने ये कर दिया। अच्छा वैसे कल एक चीज बड़ी बात थी कि कल मैंने देखा कि लिखा जाता कि इकबाल दिवेश शाहीनों ने बड़ा अच्छा जो है वो सरप्राइज दिया है, बड़ा अच्छा एक उन्होंने गिफ्ट दिया है। सो देखिए सरप्राइज तो हम देते रहते हैं, कभी हम आसमानों में सरप्राइज देते हैं पड़ोसी को, कल हमने क्रिकेट के मैदान में दे दिया है। तो पहले हम इस पे जरा रिपोर्ट देख लेते हैं मैं कि कल हम किस तरीके से शाहीनों ने कीवीज को दबोचा, फिर मजीद बात करते हैं। अंग्रेजी की कहावत है ना कि कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेटबैक। अब इसी सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट तज़कियाकार और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ सीधा ऑस्ट्रेलिया से होंगे हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा भी, जिस वक्त होंगे उनसे भी बात करेंगे। लेकिन भट्टी साहब भाई आज तो कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग, क्या ज़बरदस्त सुबह हुई है, मज़ा आ गया है। मुझे ज़्यादा मज़ा, हम देखें साथ साथ चलाएंगे दो चीज़ें, एक तो हम अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जीत, और दूसरा बराबर में लगी हुई आग, दोनों को साथ साथ चलाएंगे ज़रा। तो भट्टी साहब ये धुआं कहाँ से उठता है, देखो तो बराबर से उठता है और हम बड़े खुश हैं सर। वो हमें, उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि हम कैसे आ गए। पहले तो आपको मुबारकबाद हो बहुत बहुत। आपको भी फैसल मुबारक, महक आपको भी मुबारक, और जितने भी आपके देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत मुबारक। और यही वो सुबह पाकिस्तान है जिसका हमारे लोग जो 22 करोड़ अवाम है वो इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि आप टीवी लगाएं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं जिस तरह सियासी फ्रंट से खबरें आ रही होती हैं। लेकिन ये क्रिकेट ही है जो कई बार हमें टेंशन में भी मुब्तला करती है और खुशियां भी ये क्रिकेट के मैदान से ही आती हैं। देखिए फैसल, मैंने दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेतहाशा कवर किया है। मुझे याद है 2007 में जब बॉब वुलमर का इंतकाल हुआ था वेस्ट इंडीज में, उस वक्त भी मैं पाकिस्तान टीम के साथ था। हम भी अफसरदा थे कि पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। तो ये पाकिस्तान की वो टीम है जो किसी को भी किसी वक्त हैरान कर सकती है। लिहाजा मैं हूँ या कादिर ख्वाजा हूँ या हमारे जितने भी दोस्त जो इस टीम को कवर करते हैं, मेरी बस सबसे यही दरख्वास्त है कि इस टीम के बारे में स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से गुरेज करें, वरना कई बार जिस तरह ये टीम हमें खुशियां देती है, हैरान करती है, फिर जब हम टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं तो फिर लोग भी हमें बुरा भला कहते हैं कि देखें कल तो ये प्रोग्राम में ये कह रहे थे, आज टीम ने ये कर दिया। लेकिन नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल में मुझे भी इस चीज का यकीन नहीं था कि ये टीम यहाँ आज खड़ी होगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान साहब ये यकीन किसी को भी नहीं था, सिर्फ चंद एक लोगों को मैं अपना हाथ खड़ा कर देती हूँ कि कल हम इंशाल्लाह कह रहे थे वैसे मेरी तरफ देख रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब हमें जीत से सीखने की ज़रूरत है। हम शायद सीखते नहीं हैं, हम वो जीत सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन जीत का मतलब ये नहीं है कि जो नाकामियां हैं हमारी वो जीत उन नाकामियों पे पर्दा डाल देगी। हम जिम्बाब्वे से हारे थे, मुझे याद है इतना हमारे शायकीन क्रिकेट का दिल टूटा हुआ था। वो सोशल मीडिया की मीम्स अभी तक आंखों के सामने आ जाती हैं हमारे। बट अगेन जब अच्छा खेला तो हमने फिर अप्रिशिएट भी किया, लेकिन अच्छा खेलने में भी जो कोताहियां की हैं उनको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल महक, आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो जीत है ना बहुत सारी खामियों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, क्रिकेट में कहते हैं कि नाकाबिले यकीन और अजीबो गरीब इत्तफाकात का खेल है कि हम जिम्बाब्वे से हार गए, जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर हो गया, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। बल्कि 1971 में जब हॉकी का वर्ल्ड कप पहली बार हुआ तो पाकिस्तान टीम उस वक्त भी टूर्नामेंट से बाहर होने के करीब थी। एक ऐसा मैच था कि जापान को नेदरलैंड को हराना था और जो तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन जापान ने नेदरलैंड को हराया। फिर पाकिस्तान ने 1971 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता जी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, हम लोग तो देखें, हम लोग तो सहाफी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए साल क्रिकेट खेली,
उनके भी हम तबसरे सुन रहे थे। वो कह रही थी बस ये टीम के तो बोर्डिंग कार्ड तैयार है, किसी भी वक्त इनको वापसी की फ्लाइट मिलेगी। लेकिन वाकई इस टीम ने जिस तरह कौम को भी जगाया है, लेकिन मेरा ख्याल में इस जीत के पीछे एक अच्छा मैसेज है कि चले पाकिस्तान को खुशियां मिली। लेकिन आपने ये बात दुरुस्त कही कि हमें खामियां जो है उन पे पर्दापोशी नहीं करने चाहिए, उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन अब जो बुरी खबर जो अभी थोड़ी देर पहले, मैं वैसे ही मौसम चेक करता रहता हूँ, पहले तो कराची का मौसम चेक करता रहता हूँ कि देखें कराची में शायद कभी बारिश हो जाए। तो जून जुलाई में तो हम लोग कराची में कभी कभार बारिश का मजा ले लेते हैं या बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब जो खबर फैसल आ रही है, आपने जिस तरह जी कहा, तो इसका मतलब आप भी अपडेटेड हैं कि शायद फाइनल जो है मेलबर्न का वो बारिश से मुतासिर हो जाए। एग्जैक्टली चलें, वो तो हम देखेंगे और दुआ यही कर रहे हैं। लेकिन पहले तो ज़रा जो हुआ है उस पर भी हम थोड़ी बात कर लें। और भट्टी साहब, यकीनन बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज होते हैं कि क्रिटिसिज्म बनती है, लेकिन हार्श क्रिटिसिज्म को एक तरफ रखते हुए हम ज़रा रोड टू द फाइनल पाकिस्तान का देखें। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है, आई गेस 4 लगातार मैचेस जीत के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है ना? 3 हम वहाँ जीते अपने ग्रुप में और 1 हम यहाँ जीते, तो 4 जीते लगातार इज़ अ गुड थिंग। इंडिया के खिलाफ बहुत फंसा हुआ जो हमें जीतना चाहिए था वो हम हार गए, जिस पे हमें वो नहीं है। हाँ, वो एक हार जो है ना, वो हार जिम्बाब्वे से, बाय द वे हम भी पहली मर्तबा नहीं हारे और जिम्बाब्वे ने भी पहली मर्तबा कोई अपसेट नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया को वो वर्ल्ड कप में अपसेट कर चुका है, T20 वो जो इनॉग्रल हुआ था। इसके अलावा जिम्बाब्वे इंडिया को भी हरा चुका है। इन जिम्बाब्वे इज अ जायंट किलर। लेकिन इतना बड़ा यकीनन ये चीज़ बन गई थी क्योंकि उससे हमारी क्वालिफिकेशन के लाले पड़ गए थे, इसलिए चीज़ बड़ी बन गई थी। ओवरऑल पाकिस्तान का रोड टू द फाइनल देखें, हमने काफ़ी ये क्या जी ओपनिंग जोड़ी नहीं चल रही, लेकिन वो नहीं चल रही तो फाइनली मिडिल ऑर्डर केम टू द पार्टी। देन बॉलिंग में अब और हमने बहुत बात की फाइनली शाहीन कमिंग बैक और बाकी सारी, शादाब ने बहुत अच्छा किया। हमने नसीम शाह को डिस्कस नहीं किया। नसीम शाह ने जितनी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, पिचेस को रीड करते हुए, स्लो बाउंसेस करते हुए, यॉर्क्स करते हुए, प्लीज़ गो ऑन, ये तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। बिल्कुल फैसल, जब नसीम शाह ने तकरीबन 2.5-3 साल पहले अपने कैरियर का आगाज किया था तो कहते थे ये टेस्ट फॉर्मेट का बॉलर है, ये T20 फॉर्मेट में इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें कि नसीम शाह ने वनडे में भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, T20 में तो अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो आपने इब्तिदा में बात की, हमारी टीम 2 जगहों पर लैग कर रही थी। एक तो शाहीन शाह अफरीदी, चूंकि शुरू में इंडिया और जिम्बाब्वे के जो मैचेस थे उस वक्त उनकी बॉलिंग में हमने वो रिदम नहीं देखा। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारी टीम का मसला था, जो एशिया कप से चला आ रहा था, फिर होम सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा, फिर इब्तदाई 2 मैचों में देखा, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो थी वो लड़खड़ा रही थी। आसिफ अली फिट नहीं हो रहे थे, खुशदिल शाह फिट नहीं हो रहे थे। आप देखें कि शान मसूद के आने से और उसके बाद फिर जब मिडिल ऑर्डर में हमने मोहम्मद हारिस को देखा है तो उन्होंने बिल्कुल एक टीम का सिनेरियो चेंज कर दिया। वो जो एक हमें छोटी छोटी सी खामियां इस टीम में नजर आ रही थी, अब टीम बैलेंस नजर आ रही है। तो आई होप कि कल जिस तरह कॉन्फिडेंस देने के लिए मोहम्मद हारिस को भेजा गया, हालांकि वो क्रॉस बैट बहुत खेल रहे थे, जिस तरह उन्होंने क्रॉस बैट कल खेलने की कोशिश की, मेरे ख्याल में इससे अगर वो इज्तनाब नहीं करेंगे तो आगे वो मुश्किल में आएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी खामियां थी जिनको हम बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। लेकिन फाइनली हमारी जो बॉलिंग थी उसमें हमने एक और अच्छा इजाफा ये किया कि एक बैट्समैन को कम किया और मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर आए। तो मोहम्मद वसीम जूनियर के आने से हमारी फास्ट बॉलिंग पर एक जो बोझ था बहुत ज्यादा कि जी 3 फास्ट बॉलर ही 12 ओवर करवाएंगे, तो हमें 16 ओवर्स का ऑप्शन मिल गया। हमारे स्पिनर्स जो थे, 2 तो हमारे रेगुलर स्पिनर थे, उसके बाद मोहम्मद नवाज ने भी, वो इफ्तिखार अहमद ने भी बॉलिंग में हमें सहारा दिया। तो ओवरऑल अब एक हमारी टीम ऐसी बैलेंस टीम बन गई है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर बारिश ने इजाजत दी और इतवार को मैच कंप्लीट हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियन बनेगा। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में हम लोग, क्योंकि जो महक ने पिछला सवाल किया था उसमें मैं जवाब देते देते भूल गया कि हम लोग बेसिकली जज्बाती कौम है। हम बहुत ज्यादा हाइपर है, हम बहुत ज्यादा
या तो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हमारी प्यार करने की शिद्दत भी बहुत ज्यादा है और हम एकदम से फिर नफरत पे भी उतर आते हैं। तो मेरे ख्याल में बैलेंस इस नहीं चीज है। से हमें इज्तनाब करना चाहिए। थोड़ा हमें अपने मिजाज में बैलेंस लाने की जरूरत है। जी भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब, फील्डिंग में तो लाइक हमने कल कमाल किया था। मुझे याद है कि पिछले साल वर्ल्ड कप का फाइनल जब हुआ था तो हसन अली का कैच छूटा था। फिर इस साल एशिया कप में फाइनल में हमने देखा कि और भी कैचेस छूटे हैं, लेकिन कल तो हमने मामला बिल्कुल टर्न ओवर कर दिया। तो लाइक इस पे भी अप्रिशिएट करना बनता है। जो फील्डिंग में टर्नओवर हुआ महक, वो तो न्यूजीलैंड ने किया। हाँ। जो दुनिया की बेस्ट फील्डिंग साइड है, उसने 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए। और बाबर आजम का जो कैच था जो कॉनवे ने छोड़ा, वो मेरे ख्याल में वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। शादाब का रनआउट और ये बाबर आजम का कैच ड्रॉप होना। लेकिन हमारे बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो अक्सर तनकीद करते हैं कि यार कौन है अब्दुल मजीद पाकिस्तान टीम का फील्डिंग कोच। देखिए, पाकिस्तानी है, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, गैर मारूफ है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की फील्डिंग में पिछले 1.5-2 साल में काफी बेहतरी आई है। कोई दिन आपका अच्छा नहीं होता, लेकिन वाकई कल हमने बहुत अच्छी फील्डिंग की। और जिस तरह शादाब ने रन आउट किया, मेरा ख्याल में यही वो लम्हा था जब लगा कि पाकिस्तान की जागी हुई सोई हुई टीम जो है वो जाग गई है। तो बहरहाल एक कंप्लीट पैकेज था। अब चूंकि टीम जीत गई है और एकतरफा मैच जीता है, तो कौन सा ऐसा पहलू है जिसकी तारीफ ना की जाए। मेरे ख्याल में अब सबको क्रेडिट जाता है। वो जो कुदरत का कानून था, वाकई वो कुदरत का कानून जो है अब वो इस टीम की कारकर्दगी में हमें नजर आ रहा है। सर ये जो आपने बात की है, आपने जो बात की है कैच की, तो एक शख्स कल कौम को बड़ा याद आया होगा, जैसे कॉनवे ने वो जो कैच गिराया और इनफैक्ट मैच गिराया, इसी तरह का पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था सर वर्ल्ड कप में, और सेम रॉस टेलर का कैच था और सरफराज ने तकरीबन सेम ऐसे ही कैच पकड़ा था। भट्टी साहब, इफ यू रिमेंबर दैट। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एजबेस्टन बर्मिंघम में सरफराज ने वो कैच लिया था। लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के कैचेस की भी फैसल बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आपको याद हो 2009 में T20 वर्ल्ड कप में, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी में, यूनुस खान ने ग्रांट इलियट का कैच ड्रॉप किया कवर्स पे। और जमशेद दस्ती हमारे एक सियासतदान है, उन्होंने जिस तरह यूनुस खान के बारे में खदशात का इजहार किया, तो यूनुस खान बहुत नाराज हुए। और आपको पता है कि यूनुस खान पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में से एक है जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, ईमानदार लोगों में शुमार होते हैं। लेकिन जमशेद दस्ती ने शायद सुर्खियों में आने के लिए यूनुस खान पर जो इल्जाम लगाया था, तो बहरहाल कल एंटी क्लाइमेक्स हो गया। आप देखिए, न्यूजीलैंड की टीम, सबसे बड़ी बात है कि केन विलियमसन ने अपनी खराब कारकर्दगी को तस्लीम किया और पाकिस्तान टीम को अप्रिशिएट किया। लेकिन उम्मीद है कि हम इन गलतियों से सबक सीखेंगे जहां जहां हमने गलतियां की। लेकिन चूंकि अभी टीम सेमीफाइनल जीती हुई है, फाइनल 2 दिन बाद है, तो अब हमें फाइनल की तैयारी करनी चाहिए। तो पार्टी का एहतमाम करें। फैसल, अब सैटरडे संडे को तो आपका भी प्रोग्राम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल भट्टी साहब, फैसल हमें अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं लंच पे। पार्टी का एहतमाम होगा और जो वही मैं कह रहा हूँ ना, कबाब बनेंगे, धुआं लेकिन बराबर से उठेगा। धुआं जो है बहुत से उठेगा, शदीद उठ रहा है। मैं इस पे भी बात करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट, बट जी भट्टी साहब प्लीज। पहली इनिंग्स में आप लंच कंप्लीट कर दीजिएगा क्योंकि पाकिस्तान टीम है। अरे नहीं भट्टी साहब, इस बार लेट्स बी पॉजिटिव। अभी मैं ये कह रही थी कि जी हम क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ। देखिए, इट्स हाउ अबाउट यू फाइट। अगर आप फाइट करके हारेंगे तो हम दिल से आपको तस्लीम करेंगे, लेकिन जिस तरह का हमारा चलता है मामला के बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ देते हैं, अल्लाह करे या तो बहुत ऊपर होते हैं हम या फिर बहुत ही डाउन हो जाते हैं। लेकिन कुछ सालों से कंसिस्टेंसी फाइनली हम देख रहे हैं। भट्टी साहब, नाउ द बिग फाइनल, MCG, एक बार फिर 30 साल पुरानी यादें। 92 में भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी ऐसा हो रहा है। न्यूजीलैंड से टाकरा हुआ था, हमने हराया था, और अभी भी ऐसा हो रहा है। लेट्स कीप दैट असाइड। और इंडिया इंग्लैंड का आज जो है वो है दूसरा सेमीफाइनल। आइडियली हमें किसको एक्सपेक्ट करना चाहिए फाइनल में? देखें, मजा तो फैसल उस वक्त आएगा कि इंडिया फाइनल में पहुंचे और हम फाइनल जीते। लेकिन कल पाकिस्तान की जीत के बाद जिस तरह इंडियन चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर इंडियंस ने जिस तरह अपना गुबार निकाला है पाकिस्तान टीम के खिलाफ,
तो मेरा तो ख्याल है कि इंडिया का सफर अगर आज खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल में हमें 2 दिन पहले भी एक छोटी सी खुशी मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस मौके पे मैं चाहूँगा कि हम वो ज़रा कुछ एक आधा ट्वीट भी शेयर करें जो वहाँ के कुछ खिलाड़ियों की तरफ से किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे गौतम गंभीर हो गए, या अब तो उस लाइन में इरफान पठान भी लग गए हैं। इरफान पठान भी उस लाइन में लग गए हैं, जिसमें पहले तो वो ट्रोल करते हैं। चले, अच्छी बात है, ये हल्का फुल्का नोकझोंक होना चाहिए। पड़ोसियों संडे कैसे गया, पड़ोसियों संडे ऐसे गया, उनके संडेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरे। लेकिन कल उन्होंने जो ट्वीट किया, इफ यू कैन शो दैट, तो उन्होंने कहा जी पड़ोसियों जीत आती जाती रहती है, लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। लुक हु इज टॉकिंग। जिनके अपने जो लीग्स हैं वहाँ पे फिक्सिंग की बात आती रहती है, पूरी पूरी टीम बिकी हुई होती है, बैन किया जाता है, और बैन करने के बाद वो टीम का नाम चेंज करके फौरन उनको लिया जाता है। ये किसकी बात कर रहे थे? क्या हुआ है इनके साथ? ऐसा फैंस ने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि ये बात कहने पे मजबूर हो गए भट्टी साहब? देखिए, खेल है, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। मेरे ख्याल में जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है तो इतना एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स आ गया है। मैं अभी दुबई में था एशिया कप के दौरान, तो एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, तो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट सीरीज रिवाइवल की बात हुई। तो मैंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है वो शुरू हो। तो उस इंटरव्यू लेने वाले ने फैसल वहीं पर इंटरव्यू रोक के कहने लगे, सर आप मोदी साहब के बारे में ये बातें ना करें। अच्छा। पहली बात ये कि मैं ये आपका जवाब एडिट कर दूंगा, क्योंकि अगर ये ऑन एयर हो गया आपको तो कुछ नहीं होना, हमारा चैनल बंद हो जाएगा। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है इस वक्त जा कहाँ रहा है। सही। और अगेन भट्टी साहब वही बात है कि ये छोटी जहनियत होती है कि जब आप खेल को खेल लेते हैं उसको पर्सनली ले जाते हैं। ये माफ कर दें, चलें कोई भट्टी साहब ऐसे माफ कर दें, क्योंकि उन्होंने जब ये कह दिया कि हम चैनल बंद हो जाएगा हमारा, तो हम चलें उनको माफ करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, इस वादे के साथ कि दोबारा मुलाकात करेंगे, और जब हम मुलाकात कर रहे होंगे तो हम अपनी जीत सेलिब्रेट करेंगे। और महक असलम वादे के मुताबिक हमारी पूरी टीम को जो है वो गुलाब जामुन और चमचम। जी भट्टी साहब, आप ऐड कर रहे हैं गुलाब जामुन और चमचम के बाद, प्लीज। मैंने कहा कि आपने मंडे की बात कह के संडे को स्किप कर दिया। नहीं, संडे को तो फैसल के घर हम जा रहे हैं ना लंच पे। भट्टी साहब आप बस टाइम पे पहुंच जाएगा। फैसल बस हमें फैसल आपको टाइम पे बता देंगे। चले, डन है। अच्छा, आपका मुझे नहीं पता, मैं और भट्टी साहब करीब रहते हैं। चले ठीक है। भट्टी साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे अभी। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे शो में एक ऐसी मुसन्निफ़ा मौजूद है जिन्होंने अल्लाह ताला के 99 नामों पर नसरी हमदें लिखी हैं और आलमी एजाज़ अपने नाम इन्होंने किया है। 20 साला अनीला तालिब हैं ये। इनके नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ अचीवमेंट और यकी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत कई किताबों में इनका नाम आ चुका है। इनकी शायरी दुनिया की 8 बड़ी ज़बानों में तर्जुमा भी की जा रही है। तो हमारे साथ अनीला तालिब मौजूद है। अनीला, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इतनी ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट, इतनी कम उम्र में माशाल्लाह। 20 साल में तो हम अगर सोचें कि हम क्या कर रहे थे, तो हम पता नहीं क्या कर रहे थे। 20 साल में मेरे ख्याल से मैं सेकंड ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, और मुझे मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कॉलेज जाने का, क्योंकि हिम्मत नहीं होती सपोर्ट करने की। खैर, ये तो हमारी अपनी कहानी है। लेकिन अनीला की हिम्मत देखें, अनीला ने कितना अच्छा काम किया। तो अनीला, मुबारकबाद अगेन आपको। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो है एजाज़ दिया है, और ये बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है। अल्लाह ताला के 99 नाम और फिर उनको लाइक एज अ हमद आपने जिस तरह से वो पेश किया है। मुझे बताएं कि ये सोच किस तरह आई जहन में, क्योंकि ये तो यकीनन मुश्किल काम है ना कि हम अल्लाह ताला के नाम भी जब याद कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक टाइम लगता है कि 10 नाम आज याद किए, 10 फिर याद किए, 10 फिर याद किए। आपने ये काम कितने अरसे में मुकम्मल किया और ये सोच कैसे आई? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अल्फाज में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। ये यकीनन वालिदैन की दुआएं होती हैं और इंसान की मेहनत भी होती है कि जो उसे किसी न किसी मुकाम पे लेके जाती है। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला के जो नाम हैं उन पे हमदे लिखने का जो ख्याल था वो बेसिकली मुझे ड्रीम आया था कुछ साल पहले। अच्छा। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं, हम लोग सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे वालिद ने मुझे कुछ वज़ाइफ बताए हुए थे, जिनमें से एक ये भी था
कि मैं अल्लाह ताला के 2 जो अस्माए मुबारक हैं मुसलसल तकरीबन 2 सालों से पढ़ रही थी। और उसे पढ़ने के दौरान क्या होता था कि मैं जैसे बैठती हूँ तो क्या देखती हूँ, दीवारों पर ग्रीन कलर से अरेबिक में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और मैं उसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि सारी चीज़ें ये क्या हो रहा है। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड की तरफ से एक अल्लाह के नाम की एक फ्रेम उसने मुझे जो है बहुत खूबसूरत सा फ्रेम मुझे दिया। तो मैंने जब उसे अपने रूम में रखा, तो जब एक दिन मैं वहाँ से गुज़री तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत प्यारी-सी छोटी-सी बिल्ली आई है, पता नहीं कहाँ से। और क्या उसने किया है कि अल्लाह के नाम वाले फ्रेम पे उस बिल्ली ने अपना यूँ ना हैंड लगाया है, जो उसकी जैसे वो टाँगे सी होती है, उसके सामने वाला वो लगाया है। तो वहाँ उस चीज़ से मेरे दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि देखिए अल्लाह की ज़ात ऐसी बाकमाल ज़ात है बेशक, कि बेशक। अल्लाह ताला की ज़ात को हम जानवर भी देखें किस तरह बेशक, से उसके इसमें साथ तो कोई शक मोहब्बत नहीं। का जो है इज़हार कर रहे हैं। तो फिर ये एक ख़्याल बना, फिर कुछ ख्वाब वग़ैरह आए, ख्वाब में मैंने अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ आयत मुबारकों को बेशक, लिखा हुआ बेशक। देखा। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि इस पे हमें लिखना चाहिए और मैंने शुरू किया, तो फिर अल्लाह ताला ने भी मदद की और ज़बरदस्त, बस हो बिल्कुल। गया। अनिला, क्या-क्या अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, अचीवमेंट ज़रा ये बताइए? मुझे 61 ममालिक की तरफ से इंटरनेशनल बुक पीस अवार्ड, फ़िलिपाइन की तरफ से, इटली की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की तरफ से जो है वो मेरी जो मैंने लिटरेचर के हवाले से काम किया है उसके हवाले से उन्होंने मुझे जो है उससे नवाज़ा है। और उसके अलावा भी कई और एज़ाज़ात हैं और दिलचस्प बात ये है कि बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि जिनको हासिल करने वाली मैं पहली पाकिस्तानी हूँ। जैसे नाइजीरिया से मुझे ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया, गोल्डन स्टार अवार्ड हासिल करने वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली पाकिस्तानी माशाल्लाह। हूँ। मेरी शायरी जो है वो तुर्की और जापान वग़ैरह चाइनीज़ ज़बान में भी जी, जी। छपती भी है और वहाँ लोगों में नाइजीरिया में स्पेशली ख़ासी मकबूल भी है। सही। अच्छा अनिला, आप माशाल्लाह आप जिस तरह से आप बता रही हैं और आपकी शायरी हमने भी बहुत तारीफ़ सुनी है, तो मैं चाहूँगी कि अगर एक मिसरा आप पढ़ के सुना दें। जी। जी, जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला के एक जो नाम है अल-वली-यू, उस पर थोड़ा-सा जी। अल-वली-यू का मायना है मददगार और मदद करने वाला और उस वक़्त मदद करने वाला जबकि आपके पास कोई मददगार मौजूद ना हो। और उससे मेरी जो मैंने हमत लिखी है वो पेश करती हूँ कि कायनात का सबसे बड़ा मददगार जब मेरे पास है, तो फिर डरने की क्या बात है। तेरे मुकर्रब बंदों पर आतिशे दोज़ख हराम है। मेरी तमाम दुआएँ मोहताज हैं तेरे कुन की। तेरे आगे मुकद्दर बदलना भला कोई मुश्किल काम है। बेशक, बेशक। अनिला, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी और आप या आप जैसी बच्चियाँ हमारा मुस्तकबिल है, बल्कि जो हमारा आने वाला मज़ीद मुस्तकबिल है, जो हमारी बच्चियाँ आपको देख रही हैं, आप यकीनन उनके लिए एक ऐसा मॉडल हैं कि वो आपसे जितना सीखें उतना कम है। चलें जब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोयटा में फ़न ख़ताती की अहमियत को उजागर करने और सैयदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इज़हार के लिए कौमी फ़न ख़ताती की नुमाइश का एहतमाम किया गया। और ये जो नुमाइश है इसका हाल बताएंगे नूरुल आरफीन अपनी रिपोर्ट में। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। कोयटा में फन खताती की नुमाइश, माहिर खतातों के फन पारे शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। खताती का मकसद यही है कि हम फ़न इस्लामी फ़न को ज़िंदा रख सके और इस फ़न को जो है वो तालीमी इदारों में जैसे दीनी मदारस है, असरी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हद तक हम इसको आगे ले जाए और इस फ़न को जो है हम तरक्की के लिए, इस फ़न की बका के लिए कोशां हैं। कैलीग्राफर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के ज़ेरे तमाम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से सालाना कौमी खताती में सूबे भर से मारूफ और नौजवान खतातों ने हिस्सा लिया। डिप्रेशन के माहौल में लोगों ने अपना
रंगों अपने कलम से अपने आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़हार मोहब्बत किया है। और मैंने जब देखा मुझे तस्कीन मिला, खुशी हुआ कि हमारे लोग अभी तक कलम और इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हर जगह में इस तरह के एग्जीबिशन करवाया ताकि बच्चों में भी अवेयरनेस आ जाए और मुस्तकबिल में एक बड़ा फ़ायदे के लिए या एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दहानी के लिए हम सब के लिए एक अच्छा इवेंट रहे। नुमाइश में इस्लामी आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गहरी दिलचस्पी ली और तकरीब के इनकाद को सराहा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। वेलकम बैक। ये हमारे शो में ही सहूलत होती है कि हम बिना टिकट आपको 7 समंदर पार ले जाते हैं, हर जगह की सैर कराते हैं, बताते हैं कि जगह जगह पे क्या हो रहा है, जरा इंटरनेशनली क्या मामला चल रहा है वो बताते हैं। तो अमरीकी मिड टर्म इंतखाबात उसके नताइज आने का सिलसिला जारी है। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने 184 के मुकाबले में 207 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल कर ली। एक रिपोर्ट में हमने अहाता किया, ज़रा आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम अपने शो के पहले हिस्से में ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंच चुका है। 92 की तरह ये वाले मामला भी हो रहे थे। आपको मैं याद दिलाऊं, 92 में सिर्फ पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स का चैंपियन नहीं बना था, इकट्ठे 4 स्पोर्ट्स का चैंपियन बना था। उसमें स्क्वॉश भी था, हॉकी भी था और स्नूकर भी था। तो थोड़ा थोड़ा उसमें से एक और स्पोर्ट्स, हॉकी। यस, हॉकी में हमने जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मलेशिया में एशियन हॉकी चैंपियन जापान को सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में 5-3 से शिकस्त दी है और 11 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम के। आपको याद होगा कि उमर भुट्टा, हमने जो कप्तान थे पाकिस्तान हॉकी के, उनको बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि जी हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं भुट्टा साहब का कि वो दोबारा आएँ, हम उनको दोबारा बुलाएं और थोड़ा हार फूल पहनाएं। तो पाकिस्तान की जानिब से हन्नान शाहिद, अफराज अहमद, रुमान और राना अब्दुल वहीद ने गोल स्कोर किए। टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो मलेशिया और कोरिया के माबैन खेला जाएगा, लेकिन जापान को हराना, वो भी 5-3 से, इट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ, और देखें अगेन वही कि चलें कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए कि कहीं ना कहीं तरक्की और कामयाबी हम हासिल कर रहे हैं। तो खेल की दुनिया से हमें बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। एक और अच्छी खबर ये है कि उज़्बेकिस्तान में एशियन मास रेसलिंग चैम्पियनशिप के मुकाबले हुए, जिसमें 7 ममालिक ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी 20 खिलाड़ियों ने की। पाकिस्तानी पहलवानों ने मुल्क के लिए 2 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीते, अपने नाम किए। और ये हमारे लिए एहसास की बात है कि जब हमारी खवातीन इस तरह से फैसला में नजर आती है ना, तो दिल खुश हो जाता है कि यार हमारी खवातीन। देखिए ना, अब मैं आपको बता रहा था ना, आप डर रही थी कि खातीन जो हैं उनको चैलेंजेस का सामना रहता है। 2 मर्दों के बीच में खातीन का मतलब आपको पता है कि ये बंदी ना 2 मर्दों पे भारी है। क्या बात है भैया, कैसा दिया। ठीक है, तो इस वक्त हमारे साथ शानजा रियासत मौजूद हैं, जिन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और पाकिस्तानी दस्ते में शामिल नाजिया सज्जाद शाह, इन दोनों ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो एक सबसे पहले तो आप दोनों को, शानजा और नाजिया, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक मेडल हासिल करने पे। कैसा फील कर रही हैं आप दोनों, बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, खेल एक अपनी जगह होता है, लेकिन ये है कि जब हम बहुत सारे लोगों के, ममालिक के लोगों से मिलते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं, हमें एक एक्सपीरियंस हासिल होता है, बहुत ज़्यादा हमारी लर्निंग होती है और ये एक मौका हमें मिलता है वहाँ जाने का। और फिर अगर हम जीत कर आ जाएं तो फिर ये हमें सोने पे सुहागा होता है। ये तो अल्लाह मियाँ हमें ज़िद दे देते हैं, ये अचीवमेंट की बात होती है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हम बात करते हैं ना, ये तो चले एक अचीवमेंट हो गई और इस पे हम जितना अप्रिशिएट करें, जितनी मुबारकबादें कम है, लेकिन कभी कभी वो चैलेंजेस जो कि कहीं छुप जाते हैं। हम कहते हैं कि चले कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन कामयाबी के पीछे वो जो चैलेंजेस आपने फेस किए वो छुप गए। लेकिन मैं चाहती हूँ वो छुपे ना। वो ख़वातीन जो आप लोगों की तरह बनना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, वो जाने के ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती है। तो आप सही कह रही हैं, वाकई बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको अपने राउंड अराउंड फ्रेंड्स, फैमिली, उनको जो है ना वो उनका साथ चाहिए होता है, जिसके लिए जो बहुत मुश्किल होता है। कोई होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है। मैं अपने हस्बैंड को सलूट करूँगी, जो कि वो हर वक्त मुझे जो है वो इजाज़त दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी यूनिवर्सिटी वाले जो है मुझे इजाज़त दे देते हैं। सो नाइस ऑफ देम।
और मुझे देख के मेरे राउंड अराउंड जितने लोग हैं उन्हें बहुत पोटेंशियल हासिल होता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी अवाम जो है ना, जो उनके साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, ये एक बुरी बात है। सपोर्ट करना चाहिए, बच्चियों को आगे जाने देना चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। मुल्क के लिए तो आप खेलते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप निकले, आप जो है लड़कियों को निकलना चाहिए, फेडरेशन ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि हमारे डिफरेंट फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्लब लगाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आपको एक फ्री कैंप मिलते हैं, फ्री ट्रेनिंग मिलती है। सबको निकलना चाहिए और आवाम को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शानज़, आप मुझे बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी जब इंटरनेशनल मुकाबलों में हम भिड़ते हैं, compete करते हैं, क्या डिफरेंस फील करती हैं उनकी तैयारी में, अपनी तैयारी में? सबसे पहले तो जब हम इंटरनेशनली खेलते हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान की इज़्ज़त होती है। हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और उनकी तैयारी और हमारी तैयारी में ये फ़र्क होता है कि वो लोग मतलब उनको ये नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे ना, वो सिर्फ अपनी तैयारी करते हैं। हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेडरेशन हमें बहुत सपोर्ट करती है, फुली सपोर्ट करती है और हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन यह है कि उनका पूरा साल कैंप लगता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत फिट होते हैं। उन्हें हर तरह से गाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन होते हैं उनके साथ फिटनेस ट्रेनर होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं उनके साथ। जबकि हमारे साथ मुश्किल से हमारे कोच होते हैं। सही है। और उनको भी बहुत मुश्किल से हमें उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो हमारे साथ फिजियो, हमारी स्पोर्ट्स में फिजियो का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर रेसलिंग की फेडरेशन है उनकी एक पर्सनल फिजियो भी है और कोच भी है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं हुआ इस कंपटीशन में। वैसे स्टेट को जो है ना वो साथ देना चाहिए। पहले एक टाइम था जब गेम्स होती थी, मेरे अपने यूनिवर्सिटी के डीन, उनके साथ मेरी डिस्कशन जब हुई तो उन्होंने बताया कि वो हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं। तो उन्होंने बताया था कि उस वक्त एक दौर था जबकि स्टेट जो है वो खुद सारे स्पोर्ट्स को जो है वो सपोर्ट करती थी और अपने प्लेयर्स को आगे लेके जाती थी। स्टिल जब मैंने उनको बताया था कि मैं खेलने के लिए जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक तो कहा था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि स्टेट अगर आपको सपोर्ट करे ना तो बात होती है। स्टेट ने अगर स्टेट सपोर्ट नहीं करती तो देखें हम आज कितना पीछे रह गए। बाहर के ममालिक में उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जर्मनी का मुल्क देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, लंदन देखें, ये लोग कहाँ से कहाँ चले गए अपनी स्पोर्ट्स को लेके और स्टिल हम अभी तक वहीं बैठे हैं। हमें वाकई स्टेट की तरफ से 0.000 सपोर्ट होती है। बिल्कुल नाजी, आप सही कह रही हैं कि जब आपको एक अच्छे लेवल से सपोर्ट मिलती है ना तो फिर आपका मोराल ही अलग होता है। अच्छा शान से मैं अब नाज़रीन के लिए जानना चाह रही हूँ आपसे, मुझे ये बताएं कि मैस रेसलिंग बेसिकली क्या है? जो एक रेसलिंग है वो तो हमें पता है, उसका आइडिया कि वो क्या होती है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में? जी मैस रेसलिंग असल में ये होती है कि रेसलिंग जो है ना वो एक आप कह लें कि जद्दोजहद है ना, जो रेसलिंग में दो लोग आपस में बॉडी कांटेक्ट करते हैं ना। लेकिन मैस रेसलिंग में ये होता है कि एक मिड में एक फट्टा सा होता है, बोर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, और दोनों जो पर्सन होते हैं, एक लेफ्ट पे बैठते हैं एक राइट पे ना, तो आपस में एक स्टिक होती है। स्टिक को बेसिकली पुल करना होता है, जो पुल कर लेता है वो जीत जाता है। तो इसमें फुल बॉडी का मतलब सर के बाल से लेके पाँव तक का जोर लगता है और जिसने फर्स्ट 3 राउंड्स होते हैं, बेस्ट ऑफ 2 खेलना होता है और जो 2 पुल जीत जाता है वो विनर होता है इसमें। ओके तो ये डिफरेंस है। बेसिकली ये ना रशिया की गेम है एक्चुअली। जो जब रशिया जो है एक टाइम आया था, वो लोग जो है वो बर्फ़ के इलाके में स्टक हो गए थे, तो उन्हें अपना खून गर्म करने के लिए ना, ये उनकी ट्रेडिशनल गेम है, वो खून गर्म करने के लिए उन्होंने उस बर्फ़ के इलाके में ना ये गेम स्टार्ट की थी और एक दूसरे को पुल करना शुरू किया था। तो वो जो वहाँ रहने के लिए उन्होंने जब ये गेम स्टार्ट की तो फिर वहाँ सर्वाइव कर सके। फिर उन्होंने कहा, जब वो वापस आए उस माहौल से निकल के, तो उन्होंने इस गेम को जो है वो एक ट्रेडिशनल गेम ही बना लिया। और वहाँ वैसे भी ठंडे इलाके होते हैं, तो वो अपने बच्चों को शुरू से ही इस गेम की जो है ना वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो अब माशाल्लाह ये गेम सारी जगह ही है, अब हम लोग भी खेले हैं, वर्ल्ड लेवल पे है।
तो जी ये और हम दिखा भी रहे हैं। अच्छा मुझे आखिर में मुझे ये जीत बताएं के भी आ रहे हैं। हाँ, मजमूई तौर पे हमारी टीम ने माशाल्लाह 4 जो है वो मेडल लिए हैं। ये तो बड़ी ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा मुझे नाजिया आखिर में ये बताएं कि अब नेक्स्ट कब टूर्नामेंट आ रहा है और क्या इरादे हैं उसके लिए? सर ने, क्योंकि ये सारी डिटेल्स तो हमारे ऑफिशियल्स आती हैं, तो सर नवाब फारूक खान साहब हैं, उनके पास हमारी जो डिटेल है इस वक्त तक जो हमारे पास पहुंची है वो ये है कि नेक्स्ट टूर जो है वो ब्राज़ील का होगा और वहाँ हमारी टीम जाएगी। यस, वो भी बड़ा कम्पिटिटिव मुल्क है जी। बहुत शुक्रिया शानज़े, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे मुल्क का नाम जो है वो आप लोग रोशन करती रहें और मर्दों के शाना बशाना आके इसी तरह बताते रहें कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अच्छा, वेलकम बैक। अच्छा जी, अब ज़रा तमाम ख़वातीन और तमाम लड़कियां बच्चियां जो मुझे देख रही हैं, बल्कि मुझे और फैसल दोनों को ही देख रही हैं, वो ज़रा तवज्जो इधर फरमाएं, क्योंकि अच्छे और लंबे नाखून हर खातून को अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, और अब कई फैशन जो है वो भी बड़ा ट्रेंडी है। अब आई डोंट नो लॉट अबाउट इट, लेकिन हम बात करेंगे कि जी किस तरीके से आप अपने जो ये नेल आर्ट है उसको आप कर सकते हैं, साथ साथ ये कि इसको सेफली कैसे किया जा सकता है, सेफली किस तरह किया जा सकता है। तो इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नेल आर्ट एक्सपर्ट ज़ैनब अरशद। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, थैंक यू फॉर कमिंग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रैक्टिकल भी सारा करवाएंगे, बट नेल आर्ट मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में, इंस्टाग्राम पे भी बड़े लोग जो हैं डिफरेंट सा काम करते हैं, तो व्हाट इज़ इट, मुझे थोड़ा बताइए इसके बारे में। अच्छा, एक्रेलिक नेल्स का बेसिकली ये है कि हम लोगों का जैसे छोटे नेल्स होते हैं, जो छोटे नेल्स वाले होते हैं, तो वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ठीक है हमारे नेल्स बड़े छोटे हैं, अब हम इन पे क्या करें, क्योंकि नेल आर्ट नहीं हो सकता, एक्सटेंशन लगाते हैं। तो अक्सर मैं ब्राइडल्स को देखती हूँ, पुराने ज़माने में ये होता था कि आपने फेक नेल चिपका दी और वो जी ब्राइडल ने जब लहंगा उठाया और नाखून उतर गया, वो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तो उसकी जगह ले लिया एक्रेलिक नेल्स ने। एक्रेलिक नेल्स बेसिकली आपका मोर देन अ मंथ स्टे करते हैं और वो उतरते नहीं हैं। यू जस्ट हैव टू कम फॉर द रीफिल के लिए आ जाएं आप, या फिर आपने रिमूवल करवाना है आफ्टर अ मंथ, मोर देन अ मंथ ये चल जाते हैं, तो उसमें उतरने का डर नहीं होता कि ये उतर जाएंगे। और प्लस आजकल बड़ा जैसे ख़वातीन में अब आजकल एक्रेलिक का बड़ा एक क्रेज़ चल पड़ा है। नेल्ड इट को मैं लेकर आई आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तान में। मेरी ब्रांचेस दुबई में भी हैं, टर्की में भी हैं। तो मैं नेल्ड इट को पाकिस्तान में एक मेरा प्रॉपर नेल बार खोलने का आइडिया, इस वजह से मुझे सैलून नहीं खोलना था कि मुझे प्रॉपर नेल बार बनाना था, फोकस करना था कि वहाँ पर लड़कियाँ आए, गर्ल्स कैन कम एंड हैव सम कॉफ़ी और अब उनके नेल्स बन रहे हैं। तो एक साथ में बात और ऐड करूँगी कि हम अपने बालों पे, जैसे कहीं पे भी जाना होता है, हम बालों पे तो बड़ा फोकस करते हैं, कपड़ों पे, हील्स पे, बैग्स पे, नेल्स की तरफ बहुत कम लोग आते हैं, ताकि आपके हाथ प्यारे लगे। अब हाथ भी तो प्यारे दिखाने हैं ना। तो देखिए, आप इतनी एक्सपेंसिव रिंग्स ले लेते हैं लेकिन आपके नेल्स ही नहीं अच्छे लग रहे, तो क्या फायदा इतनी महंगी महंगी औरत की खूबसूरती उसके हाथ और पाँव दोनों से होती है। तो ये बेसिकली फीट्स के भी हैं, आपका फीट्स का तो आपका 3 मंथ्स पे चल रहा है वैसे, लेकिन ज्यादातर रुझान हाथों के ही नेल्स का वो होता है कि नेल आर्ट आपने हाथों का है, क्योंकि आप कोट शूज भी पहन लेते हैं तो पाँव का इतना ज्यादा नहीं ट्रेंड है, लेकिन ये कि हाथों का बहुत ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मैं चाहूँगी कि ज़रा अगर आप ऑन एयर हमें थोड़ा सा कुछ दिखा भी दें, करवा भी दें, और थोड़ा अगर हम हमारी जो लड़कियाँ स्पेशली बच्चियाँ जो हमारी हैं ना, उनको बड़ा शौक होता है। अब मेरी अपनी फैमिली में 7-8 साल के बच्चे, तो उनकी जिद होती है अपने अब्बा से जी कि हमने नेल आर्ट कराना है। तो उस हवाले से भी मैं पूछूंगी कि वो जो बच्चियाँ करवाना चाह रही हैं वो ज़ाहिर है एक अलग डिज़ाइन है, जो बड़े करवा रहे हैं वो एक अलग है, तो वो बच्चियों के लिए कितना सेफ है, क्योंकि बच्चियों के हाथ मुँह जो हाथ है वो मुँह में भी जा रहे हैं और वो फिर स्कूल भी जाना है, वो कितनी देर में रिमूव हो जाता है। बड़े जो हैं तो चले, वो तो चला ही लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, कि बच्चे एक्रेलिक्स की तरफ मैं उनको नहीं कहती हूँ कि वो एक्रेलिक्स की तरफ जाए, क्योंकि उसमें नेल आपका ड्रिल होता है, बफ होता है, आपका नेल डैमेज होता है। ऑल्दो कि ये होता है कि आपका नेल बड़ा होगा, वो न्यू नेल निकल आएगा, बालों की तरह नहीं है। लेकिन बच्चों पे मैं कहती हूँ प्रेस ऑन, फेक नेल्स आप लगा लें, थोड़े टाइम के लिए आप ग्लू लगा लें ताकि वो उतर जाए। बड़े तो कैरी कर सकते हैं, फिर ये जब उतरता है
तो फिर बच्चों के लिए वो सेफ नहीं है। प्लस बच्चे स्कूल गोइंग भी होते हैं, टीचर्स अलाउ नहीं करते हैं, तो बच्चे खेलते भी हैं, वो चोट लग जाती है, ये कुछ भी हो जाएगा, एक दूसरे को खेलते हैं तो वो लग जाता है, वो ब्लीडिंग होना शुरू है, तो वो बच्चों के लिए सेफ नहीं। हाँ, नेल आर्ट करवा सकते हैं, मैं करेक्टर्स भी बनाती हूँ। अच्छा। और हर तरह का, जैसे पू और बड़ा आजकल मिकी माउस एंड ऑल दैट बड़ा चलता है, बच्चों में बड़ा क्रेज है। मेरे आउटलेट पे इवन बड़ों से ज़्यादा बच्चों का ट्रेंड है कि वो आते हैं और करेक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि एक नई चीज़ लॉन्च की है। ठीक है, चलें, मैं चाहूँगी अब ज़रा हम ऑन एयर दिखाएं भी, और भाई हमारे कैमरामैन ज़रा जूम करेंगे क्या आज ज़ैनब कर रही हैं। अच्छा ज़ैनब, क्या इनके हाथ पे क्या ऑलरेडी आपने कोई शेड लगा दिया हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, मैं डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ कि आपके नेल आर्ट के बाद आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से निकल के आती है। ये विदाउट नेल पेंट हमने रखा है, इस पर मैंने एक कोट लगा चुकी हूँ। अब मैं इस पर एक फायर नेल आर्ट जो ट्रेंडी है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, आपको बेस कोट अप्लाई करना पड़ता है। मैं बेस कोट लगा के आई हूँ। अब हम लोग पहला बेस कोट बड़ा ज़रूरी होता है। मैं बेस कोट के बगैर आपके नेल पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप बेस कोट लगा लें। तो मैं क्योंकि लगा के आई हूँ, तो व्हाट आई विल डू कि मैं नेल पेंट अप्लाई करूँगी। ओके। और उसके बाद आई विल डू द नेल आर्ट। काफ़ी तरह के नेल आर्ट चल रहे हैं। मैं ब्राइडल्स के लिए ये कहूँगी कि वो ज़्यादातर ओम्ब्रे और फ्रेंच पे जाते हैं। अच्छा, ब्राइडल ज़्यादातर, क्योंकि उनका इवेंट होता है एंड दे हैव टू लुक बड़ा क्लासी और स्पेशल, उनको फील करना होता है कि जी ब्राइडल्स हैं। तो वो क्योंकि उनका जोड़ा जो होता है वो ऑलरेडी बहुत हैवी होता है, तो वो कहती हैं कि हम सिंपल उस पर चले जाएं। ठीक है, चले ज़रा अभी ज़रा हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है अपडेट्स के लिए, और फिर हम वापस आएंगे। तो वेलकम बैक जी। अब नाखून हम ज़रूर चाहते हैं कि हमारे प्यारे और नाखूनों से आपकी जो पर्सनालिटी होती है उनके बारे में बहुत पता चलता है। नाखून अच्छे लगते हैं तब जब आपके नाखूनों पर होता है नेल आर्ट। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है और ज़ैनब बता रही थी, ज़ैनब बताएगा सेकंड स्टेप क्या है। अच्छा, हमने बेस कोट के बाद इनका पहला कोट अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये मशीन मैं कहूँगी इस पर प्लीज़ फोकस करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार निभाती है। इस पे ये होता है कि आपने ये जी हाथ अंदर रख दिए और उस पर आपका नेल ड्राई हो जाएगा, क्योर हो जाएगा विद इन 60 सेकेंड। ये जेल नेल पेंट और रेगुलर नेल पेंट में डिफरेंस होता है कि आपका जेल नेल पेंट 60 सेकेंड में क्योर हो जाएगा, फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे, वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आपको यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन एंड ऑल दैट। वो ड्रायर के आगे या पंखे के नीचे आपको नाखून नहीं रखने पड़ेंगे। तो ये बड़ा नेल आर्ट में बड़ा ज़रूरी होता है। और नेल आर्ट कभी भी रेगुलर नेल पेंट से नहीं बनता, वो जेल नेल पेंट से, क्योंकि आपकी कोई गलती हो जाए तो आपको वही पार्ट रिमूव करना होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमने पहला कोट लगा लिया। अब हम वी विल अप्लाई सेकेंड कोट। अच्छा जी, ये है सेकंड। बिल्कुल। ये आपने साइड से क्लीन कर दिया और ये आपने दोबारा से ड्राई करने के लिए रख दिया। अच्छा, सही है। ये ब्लू लाइट से आपका ड्राई हो जाएगा। यूवी लैम्प है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हैं, मतलब ये बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए। अच्छा। नेल आर्टिस्ट के लिए बड़े ज़रूरी मशीन है। सही। अच्छा जी, इसके बाद हम करेंगे। अच्छा, नेल आर्ट के ब्रशेस काफ़ी तरह के होते हैं। कहते हैं एक हेयर आर्टिस्ट के लिए उसका जो सीजर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए हमारा नेल ब्रश जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने स्टाफ को भी हाथ नहीं लगाने देती हूँ, मैंने अपना अलग से रखा हुआ है कि मेरे वाले को नहीं छेड़ना। ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा नेल आर्ट करके दिखाती हूँ, फायर नेल आर्ट। ठीक है। वो बड़ा ट्रेंड में है। ये हमने ब्लैक नेल पेंट ले लिया और तब तक हमारा नेल ड्राई हो गया, ये हमने कर दिया। और जी ये देखें, अब मुझे नहीं पता कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आप करके दिखा रहे हैं। अच्छा, नेल आर्ट करना एक पैशन है। मुझे नेल आर्ट का बड़ा शौक था। मेरी बेसिकली ये फील्ड नहीं थी। अच्छा। आज से कुछ साल पहले आई वॉज मैनेजर इन स्टॉक एक्सचेंज, तो मुझे बड़ा शौक था, मैं देखती थी। और बचपन से भी वो कहते हैं ना, वो बच्चे छोटे छोटे होते तो 2-2 रुपए के नेल्स आते थे, वो लगा लेते थे, तो उससे मैं बड़ा करती थी। तो वो चीज़ अब आगे बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से एक वो आपने देखा कि आपने प्रोफेशनली चीज़ बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा, ये देखें, ये हमने एक अभी सिर्फ इसका
आउटलाइन रेडी की है। ठीक है, अब हम इसको अगेन क्योर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्योर होगा और उसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। अच्छा, ये क्योर हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको नेल आर्ट के अलावा बहुत से आपके बीड्स होते हैं। इतना आजकल महंग ट्रेंड चल चुका है इसमें कि आपके स्टिकर्स होते हैं। जैसे मैं अपनी स्टिकर बुक लेकर आई हूँ, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं हर तरह के। जैसे उसमें आ जाता है डियोर के आ जाते हैं, आजकल ब्रांड्स का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। स्टार्स हैं और बहुत तरह के डिफरेंट जो भी आपको चाहिए वो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वो किस तरह के कपड़े पहन रहा है या उसको किस तरह के आउटफिट्स कैरी करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम नेल टेक्नीशियन उनको आइडिया देते हैं। जैसे मैं आपको एक फिंगर पे कोई भी स्टिकर, ताकि हमें स्टिकर का भी एक लुक नजर आ जाए। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमने जी ये शनैल का ले लिया। सही है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये अब हम ये मैं चाह रही हूँ ताकि हम थोड़ा ज़रा जल्दी करें क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास वक्त थोड़ा कम होता है। अच्छा, अब वो जितनी भी खवातीन देख रही है ना वो ये कह रही होंगी कि अच्छा हमें यही वाला करवाना है। ऐसा ही है, बस ये हमने निकाल लिया जी। वी जस्ट हैव टू पेस्ट इट। ठीक है, कुछ स्टिकर्स होते हैं जो वाटर स्टिकर होते हैं, जैसे आप देखें अब एज सिंपल नेल में और इसमें एक अच्छा सा एक लुक आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये वो ड्राई हो गया, ये ड्राई हो गया। अब हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये एक नेल आर्ट, ये जी हमने नेल पेंट ले लिया और इसकी फिलिंग जल्दी से कर देते हैं। अच्छा, महक, नेल आर्ट में बड़ा टाइम लगता है। कुछ नेल आर्ट्स होते हैं जो बड़ी जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ में वी लिटरली टेक 2-2 घंटे हम बैठे रहते हैं और नेल आर्ट करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। अच्छा, तो कुछ बड़े मुश्किल भी होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं बच्चों के जी आपके, तो वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है। ओके, वेलकम बैक। दराज जनूबी एशिया में एक मारूफ ऑनलाइन मार्केट जो हज़ारों सेलर्स को लाखों सार्फिन से मिलाती है। दराज वक्त के साथ साथ मुनफरिद आइडियाज़ और सेल्स लाता रहता है। इस वक्त दराज की हेड ऑफ मार्केटिंग उरूज अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज, आई होप यू आर डूइंग फाइन। अस्सलाम वालेकुम। ओके उरूज, ये पहला साल मेरा ये कि माशी सूरत हाल और इस साल मुसलसल जो एक इन्फ्लेशन थी, दराज जो है वो 11% जो है वो सार्फिन को किस तरह पहुंचाएगा फ़ायदा, ये बताइए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये जो है कि अगर हम इस पूरे साल में पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेट कर गई है। हमारी जो पाकिस्तानियों की जो बाइंग पावर है वो श्रिंक हो गई है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दराज एक ऐसी सेल लेकर आया जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें 50 करोड़ तक के डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, और वो भी 2 करोड़ से ज़ायद प्रोडक्ट्स पर। यानी हर वो चीज़ जो पाकिस्तानी खरीदना चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। और आई थिंक इस तरह का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो 50 करोड़ के डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र कर रहा है इस वक्त उन ज़रूरियात की चीज़ों पर जो पाकिस्तानियों को चाहिए। तो आई थिंक ये एक ऐसा इवेंट है जो दराज ने बनाया है, जो हम साल बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस साल ही बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज हमारी जो बाइंग पावर श्रिंक हुई है उसमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से बहुत हेल्प होगी, बिकॉज द काइंड ऑफ डिस्काउंट दैट वी आर ऑफरिंग उससे बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो सकती हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर साल मुझ समेत बहुत सारे सारफीन दराज 11-11 सेल का इंतज़ार करते हैं, तो जो अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल भी बन चुकी है, इस साल सारफीन को इससे क्या तवक्को करनी चाहिए कि क्या क्या बेहतरीन ऑप्शंस होंगी हमारे पास, और पिछले साल से कितनी बेहतरीन जो है ये सेल रहेगी? अच्छा, इस साल अगर मैं बात करूं तो ये साल हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस साल हमने दराज 11 को बिल्कुल अगले नेक्स्ट लेवल पर हम लेकर गए हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी ऑफरिंग दराज 11 की क्या है, वो है इसके डिस्काउंट्स।
अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि 50 करोड़ के डिस्काउंट्स हैं तो वो तो हैं, लेकिन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल हैं इसके प्लेटफॉर्म पे वो हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस कैटेगरीज। अगर आपको घर की अशिया चाहिए, अगर आपको किचन में इस्तेमाल करने की चीज़ें चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, मोबाइल चाहिए, किसी भी चीज़ की आप बात करें, अक्रॉस कैटेगरीज आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और उस पर सबसे मज़े की बात यह है कि इन पर डिस्काउंट्स हैं। एक डिस्काउंट ये है जो ब्रांड खुद देता है, बिकॉज हमारे पास 900 से ज़ायद ब्रांड्स हैं जो कि इस सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 19,000 से ज़ायद सेलर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान इन डिफरेंट सिटीज़ जो कि इस सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेलर और ब्रांड का डिस्काउंट है जो कि सेलर्स और ब्रांड दे रहे हैं। इसके अलावा हमने 15 बैंक्स के साथ इस साल हमने 15 बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है, यानी अगर आप बैंक के कार्ड्स यूज़ करेंगे तो उनके भी डिस्काउंट्स आप लगा सकते हैं। शिपिंग जो है, जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं उस तरह शिपिंग फीस भी इंक्रीज होना शुरू हो गई है, लेकिन हमने शिपिंग पर भी डिस्काउंट लगाया। 350 रुपये से लेके 1500 रुपये तक के डिस्काउंट शिपिंग पर मौजूद हैं। इसके अलावा दराज के अपने बजट से, जिसको हम मार्केटिंग का बजट कहते हैं, उससे भी हमने डिस्काउंट्स लगा के जो प्राइसेस हैं उनको हम मजीद नीचे लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ और भी चीज़ें बताऊँ कि अगर आप पहली दफ़ा बैंक कार्ड यूज़ कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, उस पर अलग डिस्काउंट है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 10,000 से ज़्यादा की अशिया खरीदी है और आप वो एक साथ पैसे उसके नहीं दे सकते, तो आप उसको ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट से ब्रेक कर सकते हैं विदाउट एनी मार्कअप, और उस पर भी 10% का डिस्काउंट है। तो इस तरह करके हर प्रोडक्ट पे, और ये सारे डिस्काउंट जो है आप एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये स्टैक हो सकते हैं एक के ऊपर एक। इस तरह एक प्रोडक्ट पे इतने सारे डिस्काउंट्स हैं कि जब आप वो जमा करें तो वो एक बहुत अच्छा सेविंग्स का अमाउंट बन जाता है। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ऑफरिंग दैट वी आर ब्रिंगिंग, बिकॉज अगर हम साल देखें, हमने लास्ट ईयर से भी अपने डिस्काउंट्स को ऑन एन एवरेज 75% बेहतर किया है। तो उरूज, क्या आप हमें इन तैयारियों के बारे में कुछ बता सकते हैं जो इस साल दराज ने अपनी सेल को मज़ीद शानदार बनाने के लिए किए हैं? अच्छा, ये बड़ा हम लोग की जो दराज पे जो तैयारियां होती हैं ना, 11/11 हमारी बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। अगर मैं उन तैयारियों की बात करूं तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मल्टीपल ब्रांड्स को, जो कि पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स हैं, उनको अवेलेबल करना प्लेटफॉर्म पर, और उनसे ये नेगोशिएट करना कि ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पर अवेलेबल होंगे। सेलर्स को लेकर आना प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 36,000 से ज़्यादा सेलर्स मौजूद होते हैं ऑन एनी गिवन डे। उनसे वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे लगाएं, उनको अवेलेबल करना। बट इसके अलावा बहुत सी तैयारियां ये हैं कि हमने जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग वेयर हाउसेज हैं वो 7 वेयर हाउसेज हैं, हमने उसको इंक्रीज करके हमने 2 कराची और लाहौर में वेयर हाउसेज खोले जस्ट टू मैनेज द कैपेसिटी ऑफ 11/11। इसके अलावा जो हमारी ऑपरेशंस, बिकॉज जब हम दराज 11/11 की सेल लॉन्च करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ऑर्डर्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो जो हमारा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, यानी जो हमारा नर्व सेंटर है कि जब वो ऑर्डर जो है वेयर हाउस में आता है और किस तरह से कस्टमर के पास पहुंचता है, तो वो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो हमारा है उसको हमने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। हमारे पास कोई 10 जो हैं वो लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं जो कि ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे होंगे। हमारी 6,000 की कैपेसिटी हमने बढ़ाई ऑपरेशंस टीम में, जो कि दिन रात काम करेगी उन ऑर्डर्स को, उन पार्सल्स को पैकेज करने में और आगे कस्टमर्स तक पहुंचाने में। जो हमारा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है वो 24 घंटे काम करता है ड्यूरिंग 11/11 फॉर एनी क्वेरीज और एनी कंप्लेंट्स दैट पीपल आर गेटिंग। तो ये कुछ इस तरह के इक़दामात हैं जो हमने किए। वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर द लास्ट क्वार्टर। इसके साथ साथ जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे बैंक पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, बिकॉज जैसे जैसे अब प्री पेमेंट जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं कि वो कार्ड को यूज़ करें, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा हमारे पास 15 से ज़ायद बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है उरूज के, चूँकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जब ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मैं भी ये प्रेफर करती हूँ कि यार आप थ्रू कार्ड पेमेंट कर दें, बजाय इसके कि आप बाद में पेमेंट करेंगे जब डिलीवरी आपके दरवाजे पे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब घर पे भी मौजूद नहीं होते तब भी ज़्यादा मसला होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग अब एक नया ट्रेंड बन गया है। अब मुल्क में ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं, और इसी वजह से मैं सवाल कर रही हूँ कि इस सनत के बारे में, सार्फिन के तासुरात और तरक्की के बारे में आपकी राय क्या है? सेकंड ये कि क्या इस तरह के मेगा सेल इवेंट्स इसे बढ़ाने में मदद देते हैं?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मैं एक कंज्यूमर बिहेवियर देखूं तो 3 साल पहले तक ई कॉमर्स वाज इन पाकिस्तान, लेकिन जिस तरह 3 साल से ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान में ग्रो किया है, आई थिंक इट हैज़ बिन मोन्यूमेंटल। और जब कोविड आया तो कोविड ने इस चीज़ को कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया, और मुझे लगता है वो एक चेंजिंग पॉइंट था पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि घर बैठे बैठे फिर लोगों ने वो वाली भी अशिया मंगवाना शुरू की जो हमने कभी नहीं सोची थी। दूध, दही, इस तरह की चीज़ें जो कि ग्रोसरी आइटम जो आप कभी नहीं सोच सकते थे कि आप घर से बाहर जाके नहीं लेंगे, आपने वो भी घर के अंदर मंगवाना शुरू किए। तो मुझे लगता है कि कोविड की वजह से और उस पेंडेमिक की वजह से जब लोग घर के अंदर बैठे रहे तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था इन द वे पीपल वर शॉपिंग। लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू की। इसके अलावा इफ आई लुक एट दराज, जो दराज की ट्रेजेक्ट्री रही है फॉर द लास्ट 7 years, हम लोगों ने साल जिस तरह से ग्रो किया है और जिस तरह हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया है, मुझे लगता है कि बड़ा कॉन्फिडेंटली मैं इस बात को कह सकती हूँ कि हमने एक इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। इस इकोसिस्टम के तहत लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि वो अब ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, एंड देन अदर प्लेयर्स इन द मार्केट आर आल्सो हेल्पिंग बिकॉज कॉम्पिटिशन ऑलवेज हेल्प्स, राइट? सो वो एक साइकी बन गई है लोगों की कि ऑनलाइन पे ट्रस्ट भी लोग कर सकते हैं, ई कॉमर्स पे ट्रस्ट भी लोग कर सकते हैं, और इस तरह ये जो ट्रेंड है ये ऊपर जा रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यूजा हमारे साथ। तो दराज 11/11 सेल, डोंट वेट, हम भी वेट नहीं करेंगे। हाँ भाई, मैंने तो ऑर्डर की चीज़ें, इससे यहाँ से बड़ी अच्छी घर की आपको क्रॉकरी बड़ी अच्छी मिलती है, डेकोरेशन पीसेस बड़े अच्छे मिलते हैं रीजनेबल, और सबसे अच्छी बात बच्चों के शूज बड़े अच्छे मिल जाते हैं, आपको सॉक्सेस बड़े अच्छे मिलते हैं। जब तक जरा वेबसाइट खोल लूं, आप तब तक प्लीज क्लोजिंग दे दें। खुदा हाफिज़ आपको कह देते, जब आपसे इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल